न्यूक्लियोफाइल्स Nu माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये मिसलीडिंग है, बिकॉज जरूरी नहीं है नेगेटिव चार्ज हो। सो डेफिनेशन के थ्रू अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं दैट न्यूक्लियोफाइल्स आर लोन पेयर डोनर्स। और अगर आपको लोन पेयर डोनर अच्छा नहीं लगा तो आप लिख सकते हैं न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स। So, nucleophiles are the species which donate electron pair. Now, कहाँ डोनेट करेंगे? तो हम उसके लिए लिख सकते हैं that nucleophiles have tendency to donate pair of electron in vacant orbital. So, vacant orbital का मतलब हुआ basically electron deficient species को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा न्यूक्लियोफाइल। एक बहुत कॉमन एग्जांपल है जिससे आप देख सकते हैं। लेट्स टेक वी हैव अ कार्बोकेटायन और इस पे रिएक्ट अगर हम कर दे NH2 माइनस, तो इस NH2 माइनस में नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन होगा नेगेटिव चार्ज की वजह से, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा कार्बन के वेकेंट ऑर्बिटल में। कार्बन का वेकेंट ऑर्बिटल बिकॉज यहाँ पे प्लस चार्ज था, दैट मीन्स इनकम्प्लीट ऑक्टेट था, और इस वजह से यहाँ वेकेंट ऑर्बिटल जनरेट हो गया। सो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर टू अ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज को कह सकते हैं हम न्यूक्लियोफाइल। बॉन्ड बनने के बाद ये ऐसा दिखाई देगा। डेफिनेशन भी था, इसके नेम से भी आप जा सकते थे। देखिए न्यूक्लियोफाइल, सो न्यूक्लियो का मतलब हुआ न्यूक्लियस, और फाइल का मतलब हुआ लविंग। समझने के लिए ठीक है, न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस लविंग मतलब पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस में क्या होगा, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो न्यूक्लियस लविंग मतलब पॉजिटिव चार्ज लविंग एक तरीके से कह रहा है। समझने के लिए थोड़ा सा ठीक है, बट अगर आपसे प्रॉपरली पूछा जाए तो आपको कहना है दैट न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। सो जनरली दे आर न्यूक्लियस लविंग, जहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा वहां इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा, बट ऐसा ऑब्वियसली जहां डिफिशियंसी है वहां डोनेट होगा। जरूरी नहीं है कि इस डेफिशिएंसी में प्लस चार्ज दिखाई दे। वी नो दैट इलेक्ट्रोफाइल अगर हमारे पास कोई स्पीशीज है, जैसे ये वाला केस, दिस इज द केस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड दिस इज द केस ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तो जरूरी नहीं है इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज हो। डिफिशियंसी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो हम उसको कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल। अगर ऐसी स्पीशीज जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती हो उसको कहेंगे हम न्यूक्लियोफाइल। एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाई देता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाई देता है न्यूक्लियोफाइल पे, जिसकी वजह से ये डोनेट कर पाता है। अगर यहाँ पे हम पूछ लें क्या न्यूक्लियोफाइल्स लेविस बेस की तरह एक्ट करते हैं? न्यूक्लियोफाइल्स आर लेविस बेस। जिस तरीके से हमने देखा इलेक्ट्रोफाइल्स लेविस एसिड थे एक तरीके से, उसी तरीके से न्यूक्लियोफाइल्स लेविस बेस हैं। अब बेसिसिटी का ऑर्डर और न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर के बारे में बाद में बात करेंगे, कौन ज्यादा बेसिक कौन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक, वो अलग कहानी है, उस पर आगे आएंगे। लेकिन दोनों ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए।
उस डेफिनेशन से अगर आप चाहोगे तो यस वी कैन से दैट लेविस बेस आर न्यूक्लियोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स आर लेविस बेस। दूसरी बात जो कि यहां बताने की थी कि ऐसा जरूरी नहीं है कि नेगेटिव चार्ज हो, सो वी कैन से दैट न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन rich species which have at least one unshared pair of electron, full stop लगा के, it can be neutral or negatively charged. It can be neutral or negatively charged. तो कुछ एग्जाम्पल्स से बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, देन Cn माइनस, OH माइनस, NH2 माइनस, देन OR माइनस लिख सकते हैं आप, NR2 माइनस लिख सकते हैं, देन OH माइनस या OET माइनस कई बार इस तरीके से दिया होगा, NaOET। NaOET is basically Na plus OET minus excess of electron, that means it is acting as a nucleophile. एक और एग्जाम्पल का कैटेगरी देखिए, न्यूट्रल चार्ज्ड, न्यूट्रल जो होंगे स्पीशीज। फॉर एग्जाम्पल NH3 न्यूट्रल है बट इट हैज अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देन we have example of H2O, again oxygen has a pair of electron but it is neutral, it can act as a electrophile. Then if we have a alcohol ROH, now here also oxygen has a pair of electron, has two pair of electron, one pair of electron it can donate. Then NH3 में H को अगर आप सब्सटीट्यूट कर दो तो we can say R2NH, R3N। These species can act as neutral nucleophile. So नोट कर लिया हमने। अगर यहां आपसे पूछ लें डू ऑल स्पीशीज हैविंग नेगेटिव चार्ज आर न्यूक्लियोफाइल्स, do all species having negative charge are nucleophiles? So obviously आंसर तो नो ही होगा, बट इसका रीजन आप देखिए। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, वी हैव एन एग्जांपल ऑफ, sorry, we have an example of BH4 minus. Now BH4 minus स्पीशीज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फॉर्म में भी आप चाहें तो दिखा सकते हैं। इस स्पीशीज में आप देखते हैं दैट देयर इज अ नेगेटिव चार्ज। नाउ इफ वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर we see that this is tetrahedral shape, there is a negative charge overall on the compound and the number of electrons in the boron outermost orbit. So boron में हम bonding के बाद देखते हैं we see that there is 8 electrons
and that means it has a complete octet. So since all four valency are satisfied, hence it does not donate electron pair and is not a nucleophile. So जनरली जरूरी नहीं है कि नेगेटिव चार्ज होगा तो इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल होगा। कई बार नेगेटिव चार्ज कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने की वजह से आता है, तो आप इसे ऐसे देख रहे हैं कि BH3 में H माइनस जब हमने जोड़ दिया तो H माइनस और BH3 के बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया टू गिव BH4। तो पहले बोरॉन में 6 इलेक्ट्रॉन थे, अभी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए अगर हम बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लें, और इसकी वजह से आप कह सकते हैं कि ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब बोरॉन स्टेबलाइज फॉर्म में है, ये इलेक्ट्रॉन नहीं डोनेट करेगा। तो जरूरी नहीं है कि नेगेटिव चार्ज है तो न्यूक्लियोफाइल होगा ही, जरूरी नहीं है कि न्यूट्रल है तो नहीं होगा न्यूक्लियोफाइल। बेसिक डेफिनेशन जो है उसके थ्रू आप चाहेंगे अगर, तो आपको समझ में आता है कि ऐसी स्पीशीज जो लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी रखती है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी रखती है, वो न्यूक्लियोफाइल होगी। अब आपको देखना आना चाहिए कि इसके पास लोन पेयर, जिस स्पीशीज को आप देख रहे हो उसके पे लोन पेयर है या नहीं। और भी ऐसे कई एग्जांपल्स हो सकते हैं जिनमें नेगेटिव चार्ज हो बट दे आर नॉट न्यूक्लियोफाइल्स। नोट कर लिया हमने। देन इसके आगे लिख लो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल लिख लीजिएगा डेफिनेशन। द स्पीशीज which have more than one nucleophilic site for reaction are called ambident nucleophile. The species which has more than one nucleophilic site for reaction are called ambident nucleophile. So more than one site for reaction का मतलब ये है कि हम यहाँ कह रहे हैं more than one, basically two nucleophilic site, यानी कि दो ऐसे पोजीशंस होंगे जहां से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया जा सके। सो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के जब एक से ज्यादा साइट होंगे या दो साइट होंगे तो उसको एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहा जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम देखें CN-। सो CN- में आप ये देख पाते हैं C ट्रिपल बॉन्ड N और कार्बन पे यहां नेगेटिव चार्ज है, तो कार्बन पे एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन एटम को अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 एंड 4 5, तो यहां पे कार्बन एक डोनेटिंग साइट होगा, लेकिन नाइट्रोजन से भी डोनेट होता है, हो सकता है। बट याद रखो एक टाइम पे एक ही डोनेटिंग साइट से डोनेट होगा, या तो कार्बन से या तो नाइट्रोजन से। तो कार्बन से डोनेट हुआ तो कार्बन से जुड़ के बॉन्ड बनेगा,
नाइट्रोजन से डोनेट हुआ तो नाइट्रोजन से जुड़ के बॉन्ड बनेगा। सो कुछ स्पीशीज हो सकते हैं कि कार्बन से जुड़े, कुछ स्पीशीज हो सकते हैं नाइट्रोजन से जुड़े। डिपेंड करता है कि आप Cn माइनस कौन से फॉर्म में ले रहे हो। यस, वी विल टॉक अबाउट द एग्जांपल ऑफ Cn माइनस। सो इफ वी हैव KCN, if we have KCN, we have a ionic bond between K plus and Cn minus. So यहाँ पे एग्जैक्ट कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो अब इस केस में आप ये कह सकते हो कि डोनेटिंग साइड जो है वो कार्बन है, यहां से डोनेट हो रहा होगा। बहुत अच्छी बात है। बट इन केस ऑफ AgCN, सिल्वर एंड कार्बन हैव अ पार्शियल कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये C ट्रिपल बॉन्ड N तो दिख रहा है, बट कार्बन से अब डोनेट नहीं हो सकता बिकॉज Ag और C के बीच का बॉन्ड टूटा ही नहीं। तो अब इस केस में नाइट्रोजन को डोनेट करना पड़ेगा। नाइट्रोजन विल बी द डोनेटिंग साइड्स। लेकिन अगर KCN होता, तो वहां पे हम देखते कि Cn माइनस होगा, देयर इज अ आयनिक बॉन्ड। हाउ वी नो? वी नो बाय द बॉन्ड। K प्लस और Cn माइनस के बीच में अगर आयनिक बॉन्ड है, ध्यान से समझो, K प्लस और Cn माइनस के बीच में यहां आयनिक बॉन्ड है, तो जब ये आयोनाइज होगा तो Cn माइनस कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। उस केस में जहां पे नेगेटिव चार्ज है वो डोनेट करेगा, बिकॉज नेगेटिव चार्ज है मतलब ज्यादा एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ज्यादा एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो डोनेट करेगा जहां पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। हाँ, नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर था, बट कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है ना, तो कार्बन डोनेट करेगा। लेकिन जब Ag और Cn के बीच में यहां पे आप कह रहे हो दैट देयर इज अ पार्शियल कोवेलेंट बॉन्ड, तो ये आयोनाइज नहीं होगा, वाटर में डालने पे आयंस में टूटेगा नहीं। तो अब ये कार्बन वाली साइड जो थी वो फ्री ही नहीं हुई। तो कार्बन वाली साइड से अगर Ag हटा ही नहीं, वो फ्री ही नहीं हुई, तो डोनेट कैसे होगा? और इस केस में अब इसको मजबूरी में नाइट्रोजन से तो डोनेट करवाना पड़ेगा। तो यहां आप नाइट्रोजन से डोनेट होगा। कुल मिला के फिलहाल आप इतना समझें कि ऐसी स्पीशीज जहां पे एक से ज्यादा डोनेटिंग साइट है, यानी एक से ज्यादा डोनेटिंग साइट है मतलब लोन पेयर एक से ज्यादा पोजीशन पे अवेलेबल हो जाए, या नेगेटिव चार्ज एक से ज्यादा पोजीशन पे अवेलेबल हो जाए, उस केस को एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी कहेंगे। कब कौन से पोजीशन से डोनेट होगा इसके बारे में आगे तो बात होती रहेगी, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल जब डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। फिलहाल आपको यह समझना चाहिए कि कौन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है, यह समझा जाए। जैसे एक और एग्जांपल देखो तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी इसमें। सो एक एग्जांपल देखेंगे यहां हम NO2 माइनस। नाउ NO2 माइनस में N डबल बॉन्ड O एंड देयर इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक ये हो सकता है। ओके, और दूसरा केस ऑक्सीजन से डोनेट हो जाए, यानी कि NO2 माइनस में आप ये देखते हैं कि आपको नाइट्रोजन एक डोनेटिंग साइट है और ऑक्सीजन एक डोनेटिंग साइट है। कब कौन सा डोनेट करेगा डिपेंड करता है कि माइनस के साथ कैटायन कौन सा लगा हुआ है। जैसे अगर KNO2 है या AgNO2 है, सो अगर KNO2 होगा तो NO2 के स्ट्रक्चर में जो नेगेटिव चार्ज है वो जनरली आप देखेंगे कि ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इसके बाद ये नेगेटिव मतलब ओवरऑल नेगेटिव चार्ज अगर मैं बताऊं तो O पे माइनस होगा, डबल बॉन्ड O होगा और ये डोनेटिंग साइट होगी। तो जब आयनिक बॉन्ड होगा तो इस तरीके से डोनेट होगा ONO। जब AgNO2 होगा तो अब नाइट्रोजन से डोनेट नहीं हो सकता, अब इसको N से डोनेट करना। आगे बात करेंगे इससे कब कौन सा डोनेट करेगा। फिलहाल हम लोगों को ये समझ में आता है कि दो डोनेटिंग साइट है यहाँ पे NO2 माइनस में। देन एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लिया जा सकता है, नोट कर लो। यहां पे भी आप ऐसे ही समझ सकते हो कि जब K प्लस NO2 माइनस में आयनिक बॉन्ड था तो K प्लस NO2 माइनस आयनाइज हो जाएंगे, तो माइनस जहां पे है वो डोनेट करेगा। जब AgNO2 होगा तो Ag लग जाएगा इधर से O से, तो अब ऑक्सीजन के डोनेशन का टेंडेंसी नहीं है बिकॉज ऑक्सीजन Ag से लगा हुआ है। तो अब उस केस में नाइट्रोजन को डोनेट करना पड़ेगा, उस केस में नाइट्रोजन डोनेटिंग साइट हो जाएगा। बट एक से ज्यादा अगर डोनेटिंग साइट्स अवेलेबल हैं तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल को कहते हैं एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल और एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल कहते हैं इसे। एक दो और एग्जांपल लिखाने हैं मुझे, नोट करो इसको।
एक और एग्जांपल है SCN, माइनस। अब ये कंप्लीट पे माइनस है तो देखिए कैसे देखेंगे आप। SC ट्रिपल बॉन्ड N, तो सल्फर पे नेगेटिव चार्ज है, इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखिए, तो नेगेटिव चार्ज आएगा सल्फर के बीच में, कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड नाइट्रोजन पे, सो वी गेट S डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N और ये माइनस। तो दो डोनेटिंग साइड हो गई, एक सल्फर पे एक नाइट्रोजन पे, सो वी कैन से दैट SCN माइनस इज एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। देन एक एग्जांपल ले सकते हैं हम OCH डबल बॉन्ड S, नेगेटिव चार्ज, अगेन वही कहानी, नेगेटिव चार्ज अगर आप इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, सो वी गेट O डबल बॉन्ड CH S minus, again there are two donating sides, it can also act as ambident nucleophile. Then एक एग्जांपल और है सोडियम बाइसल्फाइड का। सोडियम बाइसल्फाइड इज NaHSO3 स्ट्रक्चर बनाए अगर हम, तो Na प्लस हो जाएगा, O पे माइनस और एक OH, ऐसा कुछ दिखाई देगा ये आपको। तो यहाँ पे जो दो डोनेटिंग साइड्स हैं, एक है O माइनस और दूसरा है सल्फर। दीज आर द टू डोनेटिंग साइड्स, बिकॉज देखिए सल्फर पे 1 2 3 4, सल्फर पे है 6 इलेक्ट्रॉन, so there is a lone pair of electron, that means sulfur can act as a nucleophile। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था, ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है। सो देयर आर टू डोनेटिंग साइड्स, दिस इज द केस ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। ऐसे भी लिख सकते हो एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, एम्बीडेंटेड, एम्बी जहां पे भी लिखा होगा जैसे याद करो, एम्बीडेंटेड हमने पढ़ा था जब हम पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, याद आ रहा है, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स और एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स। सो एक से ज्यादा डोनेटिंग साइट्स जहां पे होगा उसको एम्बीडेंटेड कहते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल में भी हो सकता है, लिगेंड्स में भी हो सकता है। बेसिकली एमबी का मतलब होगा डबल, तो जहां पे दो डोनेटिंग साइट्स होंगी। अच्छा लिगेंड याद है, हमने देखिए NO2 के केस में ही देखा था, NO2 में नाइट्रोजन डोनेटिंग साइट, नाइट्रोजन से अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट हो, और ONO, याद है ये लिगेंड्स, दिस आर द लिगेंड्स, और इसका नाम था, अगर हम माइनस चार्ज के साथ देख रहे हैं, तो पहला वाला था नाइट्रो N, सेकेंड वन वाज नाइट्रो O, और नाइट्रो के अलावा एक और नाम था, याद करो, इट वाज नाइट्राइटो N, दिस वाज नाइट्राइटो O। SCN माइनस था तो थायोसाइनेटो, वहां पे O एक एक्स्ट्रा लगा देते थे अपन, और डोनर साइड जो था उसको मेंशन कर देते, जैसे इसका नाम क्या होगा, सो दिस वाज थायोसाइनेटो S, दिस वाज थायोसाइनेटो N। तो आपने लिगेंड्स के फॉर्म में पढ़ रखा था। बेसिकली लिगेंड्स क्या होते थे, वहां पे भी आप देखिए देवर लेविस बेसिस, जो लोन पेयर डोनेट कर रहे होते थे। यहाँ पे हम देख रहे हैं न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल्स आर द स्पीशीज विच हैव एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड which have a tendency to donate a pair of electron। थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो आप चाहो तो लिगेंड और न्यूक्लियोफाइल से, और आप लिगेंड को बेस से रिलेट कर सकते हो, लेविस बेस से, तो वहां से एक थोड़ा सा पिक्चर आपको क्लियर दिखने लगता है। याद रखना न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी थोड़ा लोन पेयर डोनेट करने तक ठीक है, बट पैरामीटर ये बिल्कुल एक है क्या, ये कहना गलत होगा। सिमिलरली जैसे हमने लेविस एसिड और इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कहा था, दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, बट क्या बिल्कुल आइडेंटिकल है, क्या ये दोनों सेम फिनोमिना है, तो सेम फिनोमिना नहीं है, सेम फिनोमिना होते तो अलग अलग नाम नहीं होता। आगे बात करेंगे उसके बारे में, फिलहाल यहां तक नोट करिए।
हो गया नोट तो बताना। हो गया। ओके चलो, अब न्यूक्लियोफाइल की तो बात हो गई। अब जरा बात कर ली जाए न्यूक्लियोफिलिसिटी की। द रेट ऑफ डोनेशन ऑफ लोन पेयर बाय अ न्यूक्लियोफाइल इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिसिटी। और आसान भाषा में अगर आप समझना चाहते हो, बट आसान भाषा में समझना तो ठीक है, बट डेफिनेशन दोनों पता होने चाहिए। लिख लो, द टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन पेयर टू अ इलेक्ट्रॉन deficient carbon atom is defined as nucleophilicity. The tendency to give electron pair to a electron deficient carbon atom is defined as nucleophilicity। यानी कि किसी एक न्यूक्लियोफाइल का कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी है, कितना ज्यादा जल्दी वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है। बट एक चीज ध्यान रखो, रेट ऑफ डोनेशन ऑफ लोन पेयर बाय अ न्यूक्लियोफाइल, जहां पे भी रेट आप कह देते हो वहां आप कह रहे हो स्पीड की बात, कि कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो जितना ज्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, यानी न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ज्यादा होगी। और जितना स्लो होगा डोनेशन करने में इलेक्ट्रॉन, उतना ही पुअर न्यूक्लियोफाइल होगा और उतना ही न्यूक्लियोफिलिसिटी खराब होगी। तो इसको आप ऐसे भी लिख लें, दैट दिस इज अ काइनेटिक पैरामीटर। बिकॉज रेट की बात हो गई यहां पे, तो स्पीड पे डिपेंड करने वाला फिनोमिना है, ये काइनेटिक पैरामीटर है। इसी तरीके से इलेक्ट्रोफिलिसिटी याद करें तो वो भी हमने देखा था, रेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट वाज आल्सो अ काइनेटिक पैरामीटर, काइनेटिक फिनोमिना था वो। सो अगला पॉइंट लिखो इसको। हाँ, आसान भाषा में लिख रहा था मैं। इसको लिख सकते हैं आप, द न्यूक्लियोफाइल विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर faster are better nucleophile and have higher nucleophilicity, and the nucleophile which are slow to donate electron pair are poor nucleophile and have low or less nucleophilicity. The nucleophile which donate electron pair faster are better nucleophiles and have higher nucleophilicity। तेजी से डोनेट करेगा, फास्ट होगा, तो बेटर न्यूक्लियोफाइल, हाई न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी, अगर स्लो होगा डोनेट करने में, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो वो एक पुअर न्यूक्लियोफाइल है। और मैं कहूंगा कि उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो कम है। तो ये स्पीड पे डिपेंड करने वाला एक तरीके का फिनोमिना है। स्पीड काइनेटिक पैरामीटर है, और इस वजह से रेट ऑफ डोनेशन की बात यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आता है?
आगे लिखो। अभी बता रहा हूं मैं, फैक्टर्स देख लेते हैं हम लोग कि किन फैक्टर्स पे न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड करेगी। लिख लो, फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी। अच्छा, ये समझ में आ गया हम लोग को कि टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेशन को न्यूक्लियोफिलिसिटी कह रहे हैं। तो जिसमें ज्यादा टेंडेंसी है, ज्यादा फास्ट इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, वो एक बेटर न्यूक्लियोफाइल है। और जो स्लो है इलेक्ट्रॉन डोनेशन में, वो एक पुअर न्यूक्लियोफाइल है और न्यूक्लियोफिलिसिटी उसकी कम है। सो पॉइंट नंबर 1, anions are better nucleophile than neutral species of same atom। सेम एटम का मतलब वो एटम जिससे डोनेट हो रहा है, उस एटम की यहां पे मैं बात कर रहा हूं। सो anions आर बेटर न्यूक्लियोफाइल देन न्यूट्रल स्पीशीज फॉर सेम एटम विच इज द डोनेटिंग एटम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कंपेयर करने के लिए कहा जाए दैट कंपेयर करो NH2 माइनस एंड NH3 में, विच इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल, या मोर न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी है। जब मैं कहता हूं कि बेटर न्यूक्लियोफाइल है, इसका मतलब उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है। जब मैं कहता हूं पुअर न्यूक्लियोफाइल है, तो उसको न्यूक्लियोफिलिसिटी कम है। ये दोनों को मैं इंटरलेट करता रहूंगा कि कभी मैं बोलूंगा कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी ज्यादा है, कभी मैं कहूंगा बेटर न्यूक्लियोफाइल, कभी मैं कहूंगा कि पुअर न्यूक्लियोफाइल है, कभी मैं कहूंगा न्यूक्लियोफिलिसिटी कम है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी और न्यूक्लियोफाइल को रिलेट करूंगा। समझ में आई ये पॉइंट। तो अब इसमें कह रहा हूं मैं कि NH2 माइनस और NH3 में कौन बेटर न्यूक्लियोफाइल है। तो NH2 माइनस पे भी इलेक्ट्रॉन पेयर था और NH3 पे भी इलेक्ट्रॉन पेयर था, लेकिन जब नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज एक तरीके से बता रहा है कि यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा हो चुका है यहाँ पे। तो सिंस इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा हो चुका है, तो ये ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। डोनर एटम सेम है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन। तो NH2 माइनस इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल देन NH3। आप NH2 माइनस के आगे अगर यहाँ पे Na प्लस देख लोगे, तो फर्क नहीं पड़ जाता है, आपको एनायनिक स्पीशीज को देखना होगा। सो NH2 माइनस में क्या दिखा मुझे, नेगेटिव चार्ज है, तो एनायनिक वाला ज्यादा होगा न्यूट्रल से। समझ भी आना चाहिए क्यों है एनायनिक वाला ज्यादा। इस वजह से, बिकॉज नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर बढ़ जाएंगे। अगर आपसे मैं अगले एग्जाम्पल में कहूं कि बताओ OH माइनस एंड H2O विच इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल। ओके, देन अगर आपसे कहा जाए RO माइनस and ROH, which is a better nucleophile. Clearly, OH minus negatively charged, it will be more basic. Sorry, more nucleophilic, better nucleophile. RO minus is a better nucleophile than ROH. ऐसे भी देख सकते हैं ना हम लोग कि NaOH और H2O में कंपेयर करो, तो NaOH क्या है भाई, Na प्लस OH माइनस। तो आप कंपेयर किस में करा रहे हो, OH माइनस और H2O में। ऑब्वियसली NaOH will be a better nucleophile than H2O. सो इन जनरल आप याद रख सकते हैं, एनायनिक स्पीशीज आर बेटर न्यूक्लियोफाइल देन द न्यूट्रल स्पीशीज, अगर डोनर एटम सेम आपने रख रखा होगा। ओके, सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन
donating groups, that is plus M plus I and hyperconjugation, increase nucleophilicity और इसके साथ साथ ही आप लिख सकते हो एंड इलेक्ट्रॉन withdrawing group minus M and minus I decrease nucleophilicity. Electron donating group plus M plus I and hyperconjugation will increase nucleophilicity, whereas electron withdrawing group minus M and minus I decrease nucleophilicity. क्यों ऐसा होगा? तो आप इसको ऐसे देख सकते हो कि अगर आपके पास एक कुछ इस तरीके का ग्रुप लगा है मान लीजिए, और इससे आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देते हो, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करके और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ा देगा। इलेक्ट्रॉन बढ़ा देगा अगर एटम पे, तो डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर इसी की जगह आपने इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया EWG, तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन खींचेंगे अपनी तरफ, तो इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। वही तो बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेंगे और इसकी वजह से अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाएगा। अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाएगा तो बेसिसिटी बार बार आ रहा है मेरे दिमाग में, हम न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर कर रहे हैं, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज हो जाएगा। अब अगर डोनर एटम दोनों जगह सेम है, अगर डोनर एटम दोनों जगह सेम है जहां से इलेक्ट्रॉन डोनेट होना है, तो फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कंपेयर कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये कहो कि मैंने डोनर एटम ही बदल दिया, तब कंपेयर करो, तो उसके बाद मैं थर्ड पॉइंट पे आऊंगा। पहले हम लोग सेकंड पॉइंट पे देख लेते हैं एग्जांपल। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ OH minus and second is PHO minus which is more nucleophilic। अगर ऐसे पूछा जाए आपसे which is more nucleophilic, तो अब यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग that सेकेंड वन में O माइनस जो है वो इस बेंजीन में डीलोकलाइज हो सकता है, और ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। जब डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे डिक्रीज हो जाएगी, राइट? अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे कम हो जाएगा तो डोनेट कैसे होगा? डोनेट करने की टेंडेंसी भी कम हो जाएगी, दैट मीन्स न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे अगर चाहूं तो लिख सकता हूं कि जितना ज्यादा डीलोकलाइजेशन होगा, मोर डीलोकलाइजेशन लेस डोनेशन, मोर डीलोकलाइजेशन, जितना डीलोकलाइज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन अपना, उतना ही डोनेट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। ये बिल्कुल बेसिसिटी की जैसा ही है। जबकि OH माइनस पे जो नेगेटिव चार्ज है वो लोकलाइज्ड है, फिक्स्ड है एक पोजीशन पे, कहीं नहीं जा रहा, तो अवेलेबल है, डोनेट इजीली हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे? फर्स्ट ग्रेटर देन सेकेंड। समझ में आ रहा है? एनायंस के लिए कंपेयर कर रहे हैं हम लोग। अगर आपसे कहें हम एक और एग्जांपल के लिए, O माइनस और इधर मैं लगा देता हूं O माइनस एंड OCH3, कंपेयर द न्यूक्लियोफिलिसिटी, कंपेयर द न्यूक्लियोफिलिसिटी। देन तो O माइनस डिलोकलाइज हो रहा था इधर, O माइनस यहां भी डिलोकलाइज हो रहा था, ठीक है। लेकिन यहां पे जो OCH3 लगा है वो क्या करेगा? OCH3 यहां पे प्लस M लगाएगा और प्लस M से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो O माइनस पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, राइट? अगर आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखो, इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के बताता हूं। तो ये लोन पेयर को मैं ऑक्सीजन पे, तो ये इधर शिफ्ट किया मैंने, ये इधर और ये इधर, और फिर ये
OCH3, O पे माइनस, यहाँ पे एक और माइनस आ जाएगा बिकॉज इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं कुछ इस तरीके से। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी O पे बढ़ गई। क्यों? क्योंकि आपने एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ दिया था। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा होगा और इसकी वजह से आप क्या देख पाएंगे, दैट न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज हो जाएगा, राइट। डीलोकलाइजेशन बेंजीन में दोनों में कॉमन था, तो कॉमन फैक्टर को नहीं देखना है, वो तो दोनों में हो रहा था। अलग क्या है दोनों में, यहाँ OCH3 प्लस M से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। समझ में आता है? तो बताओ मुझे, अगर समझ में आया तो, कि O माइनस और O माइनस और यहां मैं जोड़ देता हूं NO2, कंपेयर द न्यूक्लियोफिलिसिटी, कंपेयर द न्यूक्लियोफिलिसिटी। आप इसको 1 बोल लीजिए और इसको बोल दीजिए 2। तो 1 और 2 में न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या आएगा? बिल्कुल आना भी चाहिए। और हम कारण अगर हमसे पूछा जाए तो हम बता सकते हैं क्या? क्या हम इसका कारण बता सकते हैं? तो हम यहाँ कहेंगे कि NO2 जो है ना, वो है एक -M एंड -I ग्रुप। दैट मीन्स O माइनस है यहाँ पे, और NO2 को अगर हम इस तरीके से बनाएं, N डबल बॉन्ड O एंड अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, तो अब ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड और माइनस इधर आएगा, तो डीलोकलाइज हो गया माइनस, यानी माइनस से इलेक्ट्रॉन NO2 ने एक तरीके से पुल कर लिए। तो पुल कर लिए तो अवेलेबिलिटी कम हुई और इस वजह से न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी। आपने वो प्लस एम प्लस आई माइनस एम माइनस आई वाला जो फैक्टर लिखा था उससे भी कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल, O माइनस और मैं जोड़ देता हूँ यहाँ पे NHR, नहीं NHR ज़्यादा हो जाएगा, O OCH3 करो, OCH3, इसको मैं नाम दे देता हूँ, देखिए 1 2 3 एंड 4, इसमें हमें ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी बताना है। ओके, सो ग्रुप्स कंपेयर कर लिए जाए पहले। CH3 प्लस आई एंड हाइपर कॉन्जुगेशन, डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। CN क्या करेगा, CN C ट्रिपल बॉन्ड N माइनस M एंड माइनस I, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। OCH3 ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, तो इट विल शो प्लस एम एंड माइनस आई, लेकिन प्लस एम डोमिनेट करेगा। तो हम जानते थे डोनेट करने वाले जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी। विड्रॉ करने वाले, क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएंगे और न्यूक्लियोफिलिसिटी घटाएंगे। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन बढ़ा रहा है, फोर्थ। फिर उसके बाद देखो CH3 प्लस आई एंड हाइपर कॉन्जुगेशन सेकेंड, देन फर्स्ट, क्योंकि इस पे सिर्फ बेंजीन का डिलोकलाइजेशन, और CN इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, दैट मीन्स थर्ड जो है वो सबसे कम हो जाएगा। इस तरीके के एग्जांपल्स हम लोग याद करिए बेसिसिटी में देख चुके हैं, नोट कर लिया हमने। तो आंसर आ जाएगा 4 सेकेंड फर्स्ट एंड थर्ड।
एक छोटा सा एग्जाम्पल और देख लीजिए। अगर आपसे कहें CH3ONA एंड HONA, कंपेयर द न्यूक्लियोफिलिसिटी। हाँ, तो यहाँ पे जो CH3 है वो क्या करेगा, देखो, प्लस आई से डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, प्लस आई से डोनेट करेगा तो O पे माइनस चार्ज बढ़ जाएगा, जबकि OH HO माइनस है ये, और इधर है CH3O माइनस। तो CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा प्लस आई, और हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ नहीं लगेगा, हाँ सिर्फ प्लस आई लगेगा, बिकॉज ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज पहले से है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं, डेंसिटी बढ़ेगी, मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाएगी। तो फर्स्ट ग्रेटर देन सेकेंड। ओके, देन एक और एग्जांपल देखो। दैट इज CH3COO Na PHONA MEONA and NaOH. Compare the nucleophilicity. ये एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। तो इसमें आप देखिए कि CH3COO माइनस, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, बिना स्ट्रक्चर बनाए ये नहीं आएगा आपको समझ में। तो CH3C डबल बॉन्ड OO माइनस बनेगा। नाउ वी नो दैट दिस माइनस कैन डीलोकलाइज, और इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर O माइनस डबल बॉन्ड O, यानी कि ये जो माइनस चार्ज आपको ऑक्सीजन पे दिख रहा था ये दूसरे ऑक्सीजन पे भी जा रहा है। PHONA, तो O माइनस है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, बट डीलोकलाइजेशन हम जानते हैं कि यहाँ पे कार्बन पे भी हो जाएगा। तो यहाँ माइनस और फिर ये माइनस वापस से डीलोकलाइज होता रहेगा। MEO माइनस इज व्हाट? CH3O माइनस Na, और NaOH क्या है? तो HO माइनस। अब दो में डीलोकलाइजेशन हो रहा है, जबकि थर्ड एंड फोर्थ में कोई डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा। CH3 यहाँ पे सिर्फ प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि फर्स्ट और सेकंड में जो डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज दिख रहा है किसमें ज्यादा अच्छा होगा? तो फर्स्ट में दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, बट नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आ रहा है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, तो दीज टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल। जबकि सेकंड में आप देखते हैं नेगेटिव चार्ज कार्बन पे आ रहा है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज उतना स्टेबल तो होता नहीं है, बिकॉज कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो फर्स्ट और सेकंड में आप ये कह सकते हो कि फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल हो गया है ना, ज्यादा स्टेबल हो गया है मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी कम हो चुकी होगी। क्यों? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन तो डीलोकलाइज हो गए, और इस डीलोकलाइज होने की वजह से अवेलेबिलिटी एक जगह पे कम हो जाएगी, तो डोनेट करने की एबिलिटी भी कम होगी। सेकंड में भी हो रहा है डीलोकलाइजेशन, बट उतना अच्छा नहीं हो रहा है जितना फर्स्ट में हो रहा है, जबकि थर्ड में सिर्फ प्लस आई इफेक्ट लग रहा था और फोर्थ में कुछ भी नहीं लग रहा था। तो हम ये तो जानते हैं जितना डीलोकलाइजेशन होगा उतनी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी, और जिसमें ज्यादा अच्छा डीलोकलाइजेशन होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ही और कम होती जाएगी। तो सबसे अच्छा डीलोकलाइजेशन हो रहा है फर्स्ट में, तो फर्स्ट तो सबसे कम होने वाला है, फिर सेकंड, देन थर्ड एंड फोर्थ में। तो फोर्थ में कोई प्लस आई नहीं लग रहा, जबकि थर्ड में प्लस आई लग रहा है, तो ये हो जाएगा फोर्थ, और सबसे ज्यादा हो जाएगा थर्ड का। दिस इज द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी और न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ। नोट कर ले, आगे बढ़े। एक और यहाँ पे केस इसी तरीके का बनता है, वो है अगर आपको कह दिया जाए कि RCOO माइनस एंड RSO3 माइनस, इनमें जरा न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करके बता दो फटाफट। और अगर आप और दौड़ना चाहते हो तो आप ये भी ले लो PHO माइनस। इनमें हमें न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करना है, बिना स्ट्रक्चर बनाए नहीं होगा ये क्वेश्चन,
तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करो और देखो रेजोनेंस और डीलोकलाइजेशन को। सो फर्स्ट में हम देखते हैं दैट वी हैव आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस। We know that it has a resonating structure of RCO minus and double bond O. सेकेंड में R S डबल बॉन्ड O और एक O माइनस। अब देखो माइनस को जाने के लिए 3 ऑक्सीजन, एक तो ये खुद है अभी जहां, इसके अलावा O माइनस यहां जा सकता है, फिर ये डबल बॉन्ड O और एक और R डबल बॉन्ड और O माइनस। तो बेसिकली मैंने यहां डिलोकलाइज किया एक, देन दूसरा डिलोकलाइजेशन किया इधर, तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर PHO माइनस O माइनस, फिर अगला तो माइनस आएगा, डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा, तो डबल बॉन्ड O यहाँ आएगा माइनस और यहाँ आएगा। अब फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में जो डिलोकलाइजेशन हो रहा है उसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन पे आ रहा है, बट फर्स्ट में 2 ही जगह पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, सेकंड में 3 जगह पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, और थर्ड में नेगेटिव चार्ज कार्बन पे आ रहा है। तो फर्स्ट और सेकंड में अगर आपको मैं कंपेयर करूं, कहने का हूं, तो ज्यादा अच्छा डिलोकलाइजेशन किस में होगा? बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है थर्ड सेकंड में, और तीनों में ही नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, फर्स्ट में भी नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, तो ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाला मोर डिलोकलाइज्ड कंसिडर किया जाएगा। तो सेकंड जो है वो ज्यादा स्टेबल हो गया है फर्स्ट से, और फर्स्ट जो था वो ज्यादा स्टेबल था थर्ड से, ये हम लोग देख चुके थे फर्स्ट एंड थर्ड का। तो स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूंगा तो स्टेबिलिटी आएगी सेकंड, देन फर्स्ट, देन थर्ड की। अगर मैं बात करूं न्यूक्लियोफिलिसिटी की, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एबिलिटी है, तो जहां इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी वो होगा। और अवेलेबिलिटी कैसे देखी जाएगी? तो जिसमें ज्यादा अच्छा डिलोकलाइजेशन होगा उसमें अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, और इस वजह से न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी। तो सेकंड के अंदर बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया डिलोकलाइजेशन हुआ, तो अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। फिर फर्स्ट में है, और सबसे खराब डिलोकलाइजेशन यहाँ पे थर्ड में है, तो थर्ड सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफाइल होगा। आगे चल के जब मैं स्टेबिलिटी कंपेयर करूंगा इसी कंपाउंड के लिए, इन्हीं के लिए, तब फिर मैं पूछूंगा यही चीज कि कौन ज्यादा स्टेबल है। तो अगर आप चाहते हो मैं यहाँ स्टेबिलिटी का भी ऑर्डर लिख दूं, जो कि आगे हम लोग को जरूरत पड़ने वाला है। स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? तो जितना अच्छा डिलोकलाइजेशन उतना स्टेबल, दैट इज सेकेंड, देन फर्स्ट, एंड देन थर्ड। दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी भी समझ में आता है हम लोगों को, डिलोकलाइजेशन से देख के कह सकते हैं। लिख लो यहाँ पे रीजन चाहो तो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कहना है अपनी मर्जी से कुछ भी। स्टेबिलिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी को आपको रिलेट हमेशा नहीं कर सकते, यहाँ पे हो रहा है, बट जो न्यूक्लियोफिलिसिटी का अपना डेफिनेशन है उससे ही जाएंगे अपन। जितना अच्छा डिलोकलाइजेशन होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर उतनी कम हो जाएगी, और न्यूक्लियोफिलिसिटी भी कम हो जाएगी। स्टेबिलिटी को अलग से देखें, न्यूक्लियोफिलिसिटी को अलग से देखें, कंपेयर किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है, लेकिन हम लोग अपने डेफिनेशन से जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। रीजन यहाँ लिखो, रीजन लिखो यहाँ पे। रीजन क्या लिखोगे? मोर delocalization, more is the delocalization, less is the nucleophilicity. ओके, स्टेबिलिटी से क्यों आप रिलेट नहीं करना चाहते हो? स्टेबिलिटी से भी तो आ रहा है, हाँ आ रहा है, बट नहीं करना है मेरे को उससे रिलेट, क्योंकि उससे हम रिलेट करेंगे लिविंग ग्रुप एबिलिटी को, और लिविंग ग्रुप एबिलिटी हम लोगों को अभी आगे पढ़ना है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। इसलिए फिलहाल मैं न्यूक्लियोफिलिसिटी सिखा रहा हूँ, न्यूक्लियोफिलिसिटी पे ध्यान दिया जाए। हो जाएगा कंपेयर, डिलोकलाइजेशन देख लेंगे हम लोग, हाँ या ना? अच्छा, तो चलो तो एक एग्जांपल करो, फिर आप खुद से ट्राई करो। So we have SO3Na, we have CH3 COONA, and then we have CH3ONA, and we have NaOH. If this is 1, this is 2, this is 3, and this is 4. What is the order of nucleophilicity? What is the order of nucleophilicity? और SO3 माइनस में तो बहुत ही बढ़िया डिलोकलाइजेशन। तो अगर हम जाएं न्यूक्लियोफिलिसिटी के ऑर्डर के लिए, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ कि थर्ड
में CH3 का प्लस आए, फिर से वही कहानी दोहरा रहा हूँ मैं। देन फोर्थ, फिर थर्ड, सॉरी थर्ड तो हो गया, सेकंड होगा उसके बाद, और सेकंड के बाद सबसे खराब, बिल्कुल ही बेकार न्यूक्लियोफाइल जो था वो था फर्स्ट वन। और इतना पुअर न्यूक्लियोफाइल है कि इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी होती ही नहीं, बिल्कुल न्यूक्लियोफाइल की तरह यूज ही नहीं करते इसको। चाहो तो आप यहाँ लिख लो, दिस इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। इतना खराब न्यूक्लियोफाइल है, इतना ज्यादा नेगेटिव चार्ज इसमें डीलोकलाइज हो जा रहा है। ओके, अच्छा बताओ मुझे, अगर आपसे पूछ लूं मैं कि CH3COOK and CH3COOH, what is the order of nucleophilicity here? हाँ बताओ। So CH3COO minus and second is CH3COOH। एक न्यूट्रल है और एक एनायनिक है। जाहिर सी बात है, आप ये जानते थे कि एनायनिक आर मोर न्यूक्लियोफिलिक देन न्यूट्रल अगर डोनर एटम सेम है। अगर यहीं पे मैं जोड़ दूं KOH भी, इसमें ही KOH भी जोड़ दिया मैंने, अब बताओ जरा, इसको बोल दूंगा मैं थर्ड। तो थर्ड में OH माइनस, फर्स्ट में तो डीलोकलाइजेशन हो रहा है, थर्ड में कोई भी डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा, तो क्या होगा, फर्स्ट से ज्यादा होगा थर्ड या कम होगा? मोर इज द डीलोकलाइजेशन, लेस इज द न्यूक्लियोफिलिसिटी, बिकॉज अवेलेबिलिटी कम हो जानी है। तो अब थर्ड और ज्यादा आगे आ जाएगा, तो थर्ड, फर्स्ट एंड सेकेंड, दैट विल बी द आंसर। नोट कर लिया हमने। तो ये था इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और रेजोनेंस को किस तरीके से आपको देखना है, डीलोकलाइजेशन को कैसे समझना है। थर्ड फैक्टर इज स्टेरिक इफेक्ट ऑन न्यूक्लियोफिलिसिटी। स्टेरिक इफेक्ट ऑन न्यूक्लियोफिलिसिटी। सो लेट्स से आपको एक एग्जांपल दे दिया जाए, CH3 CH3 O माइनस CH3 O माइनस, और इसमें आपको कहा जाए कि बताओ, जरा कंपेयर करके बताओ न्यूक्लियोफिलिसिटी का क्या ऑर्डर आएगा। तो अगर आप जाएंगे कायदे से तो आप कहेंगे कि CH3 इसका बहुत स्ट्रॉन्ग प्लस आई होगा, जबकि CH3 का एक छोटा सा प्लस आई होगा। मोर प्लस आई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जानी चाहिए, मगर ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, तो आप इसको समझें कि आपके पास जो न्यूक्लियोफाइल है वो RO माइनस जैसा है मान लीजिए, और इसको आप ऐड कर रहे हैं एक कंपाउंड में। मान लीजिए ये कंपाउंड जो था ये कुछ इस तरीके का है, ठीक है, ये L बना रहा हूं मैं, L इज द लिविंग ग्रुप। अब होगा ये कि जैसे ही ये RO माइनस, देखो लिविंग ग्रुप जो है वो मान लीजिए थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उस पर डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा, तो इस कार्बन पे आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव। तो ये RO माइनस जो है इस डेल्टा पॉजिटिव की वजह से करेगा कार्बन पे अटैक, और जब ये अटैक करता है तो यहां से ये लिविंग ग्रुप बाहर आ जाता है। जस्ट एक केस बता रहा हूं मैं। तो प्रोडक्ट में अब आ जाएगा ROCH HNH। तो इस RO माइनस ग्रुप को अटैक करना पड़ा कार्बन पे, यानी कि इस कार्बन पे लगे हुए हाइड्रोजन्स और ये लिविंग ग्रुप के बीच में जाके और कार्बन पे अटैक करना पड़ता है। तो अगर R ऑक्सीजन से लगा हुआ R एक बहुत बड़ा ग्रुप हो जाए, तो बहुत बड़ा ग्रुप हो जाएगा तो इसको पहुंचना पड़ेगा कार्बन पे, तो अटैक करने के लिए पहुंचने में हिंड्रेंस लग सकता है अगर ग्रुप बहुत बड़ा हो जाए न्यूक्लियोफाइल।
तो न्यूक्लियोफाइल पे अगर क्राउडिंग हो जाए, हिंड्रेंस हो जाए बहुत ज़्यादा, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो है वो उतना स्मूथ नहीं रहता, फिर वो फंसने लगता है, अटकने लगता है। और जब वो अटकने लगेगा तो फिर ऑब्वियसली न्यूक्लियोफिलिसिटी घटने लगेगी, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिसिटी तो स्पीड पे डिपेंड करती थी। अब साइज अगर बड़ा हो गया और वो अटैक में हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है सबस्ट्रेट के साथ, तो अटैक स्लो हो जाएगा और न्यूक्लियोफिलिसिटी इसी वजह से कम हो जाएगी। तो इसके थ्रू अगर हम चाहें, इसको कह देता हूं मैं 1 और इसको कह देता हूं मैं सेकंड, तो मैं ये कह सकता हूं यहाँ पे कि फर्स्ट और सेकंड में सेकंड का ज़्यादा होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी फर्स्ट से। और इसको आप ऐसे लिख सकते हो that nucleophilicity is inversely proportional to steric hindrance। तो ये हुआ steric factor, nucleophilicity is inversely proportional to steric hindrance। क्यों हुआ समझ में आया? बिकॉज RO माइनस को हाइड्रोजन पे अटैक नहीं करना, इसको अटैक करना है कार्बन पे, तो कार्बन पे पहले से ग्रुप लगे हुए हैं, R भी अगर बहुत बड़ा ग्रुप हो गया तो अटैक करना साथ में L माइनस भी बन जाएगा यहाँ पे, तो अटैक करना मुश्किल होगा बिकॉज ऑफ द साइज, बिकॉज ऑफ द क्राउडिंग, और इस वजह से न्यूक्लियोफिलिसिटी घट जाएगी जब बहुत बड़ा ग्रुप हो जाए। आप चाहो तो इसका नाम लिख सकते हो, जो 1 मैंने लिखा था, दिस इज टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, दिस इज टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। ओके, एक और एग्जांपल देखो यहाँ पे। कंपेयर द न्यूक्लियोफिलिसिटी, कंपेयर द न्यूक्लियोफिलिसिटी फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट होता है कि नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर हैं ये फ्लिप हो सकते हैं। ये हमने याद है, देखा है स्टीरियो केमिस्ट्री में। ये इस तरीके से जो लोन पेयर पहले एक तरफ दिख रहे थे वो अभी घूम के दूसरी तरफ फ्लिप हो सकते हैं। इसको कहते थे आप इन्वर्जन और फ्लिपिंग। तो मान लो ये जो नाइट्रोजन है ये लोन पेयर लेके डोनेट करने जा रहा था किसी कार्बन पे, और जैसे ही आप पहुंचे वैसे ही फ्लिप हो गया और ये दूसरा साइड बन जाएगा, राइट? तो पहले क्राउडिंग नहीं दिख रही थी तो जिस साइड से डोनेट होने वाला था दूसरी साइड में घूम जाए। तो ये फ्लिपिंग की वजह से आप देखते हैं कि डोनेशन बहुत आसान नहीं होता, लेकिन जब आपने ये तीनों कार्बन एंड्स को पकड़ के जोड़ दिया है, चोटी बना दी यहाँ पे आपने, तो अब वो बिल्कुल घूम नहीं सकते इधर उधर और हिंड्रेंस नहीं क्रिएट कर सकते। तो अब ये जो अवेलेबल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये काफी इजिली डोनेट कर पाएगा, राइट? सो बेसिक, सो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बता दो। सो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या आ जाएगा? सेकेंड ग्रेटर देन 1, बिकॉज आप रीजन यहां चाहो तो लिख सकते हो, ड्यू टू inversion there is steric hindrance and hence attack decreases और न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस, बिकॉज लोन पेयर तो थे बट ये जो ग्रुप थे ये इन्वर्जन शो कर सकते थे, तो वो कार्बन जो लगा हुआ है वो आगे पीछे फ्लिप होता रहेगा और इसकी वजह से नाइट्रोजन के लोन पेयर का डोनेशन जो है कार्बन पे वो थोड़ा सा स्मूथ नहीं रहेगा, स्लो हो जाएगा इसकी वजह से। अगर एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपसे पूछ लूं, नोट कर लिया इसको आपने? अगर मैं आपसे एक सिंपल सा एग्जांपल पूछ लूं, यहाँ ये जो ग्रुप लगा हुआ है नाइट्रोजन से CH2 और CH3, अब CH3 कैसा है, 3 हाइड्रोजन ऐसे, तो ये जो लोन पेयर है मान लो ये किसी कार्बन पे डोनेट होने जा रहा है इस तरीके से, और ये डोनेट होते होते जा रहा था लेकिन ये आखिरी टाइम पे फ्लिप हो गया, लोन पेयर पीछे चला गया।
तो फ्लिपिंग, अब हालांकि फ्लिपिंग बहुत तेज होती है, आप ये जानते हो, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप आगे पीछे घूमते रहेंगे, और घूमते रहेंगे तो ये डोनेट नहीं करने देंगे अच्छे से। तो हमने क्या किया कि ये जो तीनों थे ना कार्बन वाले, इनको एक साथ पकड़ के बांध दिया है। तो अब ये घूम नहीं सकते, वो जैसे चुड़ैल के बाल जैसे बिल्कुल ऊपर। तो हमने क्या किया, वो चोटी बांध दी जैसे ही, तो अब ये इधर उधर घूम नहीं सकते। तो क्योंकि अब ये घूम नहीं सकते, तो ये लोन पेयर का डोनेशन अब काफी स्मूथ हो जाएगा। लेकिन जैसे आपने छोड़ दिया इसको, तो खुला छोड़ दिया, तो अब ये CH3 CH2 CH से आगे पीछे घूमते रहेंगे। तो लोन पेयर डोनेट करने जब जाएगा तो ये क्राउडिंग लगाएंगे, हिंड्रेंस लगाएंगे, और इस वजह से हम देखते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी। तो इस ये जो आगे पीछे होना है ना, इसको बोलते हैं इन्वर्जन, और फ्लिपिंग भी कहा जाता है इसको। तो आप देख रहे हैं कि जब साइक्लिक बना दिया आपने, तो यहाँ पे थोड़ा बेसिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ गया। जब आपने खुला छोड़ रखा है ग्रुप्स को, तो बेसिक न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी। CH3O माइनस, OH माइनस, एंड इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या आएगा? इफ दिस इज 1, दिस इज 2, and this is 3, what is the order of nucleophilicity here? Done? सो फर्स्ट वन में प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, सेकेंड में कोई प्लस आई नहीं लग रहा, लेकिन थर्ड में प्लस आई तो लग रहा था, बट इसका साइज कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया जरूरत से ज्यादा। सो दिस टर्शरी ब्यूटॉक्साइड हैज अ स्टेरिक क्राउडिंग, और इस स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से ये एक पुअर न्यूक्लियोफाइल बन चुका है। तो प्लस आई जितना बढ़ा नहीं, उससे ज्यादा से का स्टेरिक क्राउडिंग हो गया इसमें, और बहुत ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से इसका अवेलेबल लोन पेयर डोनेशन जो है वो काफी स्लो हो गया। तो अगर हम जाएं तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर आ जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट, देन सेकेंड, एंड देन थर्ड। तो स्टेरिक फैक्टर समझ में आया, जितना साइज बड़ा हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ही कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी साइज की वजह से? बिकॉज लोन पेयर डोनेट होना था कार्बन एटम पे,